नमस्कार, मैं परविंदर गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आपको पता है लगातार जेवर एयरपोर्ट से संबंधित जो भी अपडेट है आपके पास बरकरार पहुंचाई जा रही है। आज उसी को लेके कुरेव गांव में जन सुनवाई का यहाँ पे मीटिंग चल रही है। एसडीएम साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनको जो भी है जो परेशानी है पब्लिक की, कुछ परेशानियां हैं उनको सुनवाई कर रहे हैं और भी अन्य अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे भी आपको अवगत कराएंगे, बात कराएंगे इस तरीके से एसडीएम साहब से पता करेंगे किस तरीके से लगातार जन सुनवाई चल रही है। कुछ दिन पूर्व मंडल आयुक्त कमिश्नर साहिबा यहाँ पे शैलवा कुमारी जी आई थी और उसके बाद में क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी जो कि यहाँ पे जन सुनवाई की जरूरत पड़ी। इस तरीके से क्या किसान लोग को अधिकारी लोग संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं या किस तरीके से क्या मांगे पूरी नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से ये यहाँ पे फिर जन सुनवाई चलती रही है। आपको बता दें ये वही कुरेव गांव है जो दूसरे चरण में गांव दूसरी जगह विस्थापित हो गए। तो या पास ही में नगला जहानू गांव भी है। तो इस तरीके से हर गांव में जन सुनवाई का प्रोग्राम किया गया है। कुरेव गांव में महोदय एसडीएम साहब मौजूद हैं यहाँ पे जन सुनवाई के लिए। यहाँ पे मीटिंग रखी हुई है और हम जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से जो बार बार मीटिंग का प्रस्ताव हो रहा है। देखिए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 स्टेज 2 के 1182 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया गतिमान है। जैसा कि आप अवगत हैं कि दिनांक 19/11/2022 को अधिनियम की धारा 11 की अधिसूचना शासन द्वारा निर्गत की गई थी। अधिसूचना निर्गत किए जाने के बाद ये प्रोविजन है कि वहाँ का स्थानीय एसडीएम पदेन प्रशासक होगा और वो 90 दिनों के भीतर प्रभावित ग्रामों में परिवारों की सांख्यिकी गणना कराएगा और सांख्यिकी गणना कराने के बाद रिहेबिटेशन और रिसेटलमेंट की स्कीम बनाएगा, उसका ड्राफ्ट बनाएगा, जनता में प्रकाशित करेगा और उस प्रकाशन करने के उपरांत ग्रामवार लोक सुनवाई करने का काम करेगा। उसी क्रम में सांख्यिकी गणना के उपरांत रिहेबिटेशन और रिसेटलमेंट का ड्राफ्ट 23 तारीख को पब्लिश किया गया था सार्वजनिक तौर पे समाचार पत्रों, दैनिक जागरण, अमर उजाला के माध्यम से लोक सुनवाई की तिथि, स्थान और समय का निर्धारण कर सूचना दी गई थी। पृथक से गांव में मुनादी भी कराई गई थी, ड्राफ्ट गांव में भी भेजा गया था, ऑनलाइन भी साइट पे भी था जिससे लोग डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकें, ये सुविधा दी गई। उसी के क्रम में आज कुरैब का माजरा नगला जहानू के प्रभावित परिवारों के साथ लोक सुनवाई की गई। आप लोग काफी देर से थे, आपका इस सहयोग के लिए मैं बहुत प्रशासन की तरफ से आभार भी व्यक्त करता हूँ। हमने ड्राफ्ट पढ़ के सुनाया, गांव के लोगों ने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से 1.5 घंटे अपने विचार, अपने सुझाव, अपने आक्षेप लिखित रूप में भी दिए, मौखिक रूप से भी बताया, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। इन पे प्रॉपर निस्तारण करने के बाद हम फाइनल स्कीम बनाएंगे। अभी हम 3 गाँव की सुनवाई कर चुके हैं। अभी 2 बजे से हमारी दयानपुर में सुनवाई है। कल हमारी नगला हुकुम सिंह में सुबह सुनवाई 10 से 1 और 2 से 5 रनहेरा में है। सुनवाई के उपरांत 6 गांव में प्राप्त विचारों, आक्षेपों और सुझावों का निस्तारण करने के उपरांत हम स्कीम को फाइनल करेंगे और फाइनल स्कीम को डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी के समक्ष रखा जाएगा, जो इसकी समीक्षा करेगी, रिव्यू करेगी और उसके अभिमत, उसकी टिप्पणियों के साथ ये स्कीम आर कमिश्नर, जो हमारी मेरठ मंडल की कमिश्नर मैडम है, उनके अनुमोदन के लिए जाएगी। उनके अनुमोदन के उपरांत धारा 19 का प्रस्ताव सरकार के समक्ष प्रेषित किया जाएगा। थैंक यू। जैसे कि देखा आपने कुरेव गांव में यहाँ उप जिला अधिकारी यहाँ मौजूद थे और यहाँ जन सुनवाई की और किस तरीके से बैठक हुई, आपने सब कुछ देखा। इस तरीके से हमारे साथ में गांव के मौजूद हैं कुछ लोग, इनसे भी जानकारी लेते हैं कि क्या रहा, क्या प्रस्ताव रखा आपने। इस तरीके से सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। मैं अनिल कुमार शर्मा कुरेव गांव से हो? कुरैब गांव से हूँ, पेशे से एडवोकेट। अच्छा, जन सुनवाई हुई है आपकी और इस तरीके से जैसे आश्वासन दिया और क्या आप संतुष्ट हो उससे? हाँ, क्या क्या आपकी मांगे थी? जैसे कि कुछ दिन पूर्व मंडल आयुक्त कमिश्नर आई थी यहाँ पे मीटिंग करने के लिए और जनसंवाद करने के लिए, क्या उनसे पब्लिक संतुष्ट नहीं थी? क्यों दोबारा ये जन सुनवाई की गई, इस तरीके से यहाँ मीटिंग रखी गई? दोबारा जन सुनवाई तो एक कानून के तहत प्रक्रिया है जो इनको फॉलो करनी होती है, लेकिन इसमें जो कमिश्नर मैडम के सामने जो मुख्य मांगे कुछ रखी गई थी,
उसमें से इन्होंने 2 मांगों को तो इसमें अपने ड्राफ्ट में शामिल कर लिया है। जैसे एक जो हमारी बालिग बेटियां हैं उनको बालिग बेटों की तरह सभी लाभ दिए जाएंगे, प्लाट और पैसा। और एक दूसरा जो लाभ उसमें इन्होंने शामिल किया है, जो मांग थी कि जो लोग बेनामा या काफी पीरियड से 50-60 साल से मकान बना के रह रहे थे, वो भूमि उनको और उसका पैसा उनको ही मिलेगा, भूमि। तो आज जैसे जन सुनवाई हुई है, आप सब लोग आज की जन सुनवाई से जैसे आश्वासन दिया, एसडीएम साहब ने बोला कि इस तरीके से जो मांगे हैं आपको बरकरार फॉलो करेंगे हम, इस तरीके आप संतुष्ट हो? आ, देखो, जो मांगे रखी हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसे हम जिला कमेटी में रखेंगे और वो उसे सैंक्शन करेंगे और उनको फॉलो किया जाएगा। अपनी तरफ से कुछ जो माइनर मांगे हैं, जैसे टैक्सी स्टैंड वहाँ पे विस्थापन स्थल पे होना जरूरी है, वो उन्होंने यही आश्वस्त कर दिया है। बाकी जो पैसे बढ़ाने की जो मांग है वो जिला कमेटी के ऊपर उन्होंने बात रखी है। अब वो अगर वो मानी जाती हैं, पैसे जो बढ़ाने विस्थापन का और जो भी है परिवहन वगैरह का, वो मानी जाती है तो लोग संतुष्ट होंगे। जो भी है, जो गांव की नई नई जैसे मांगे निकल के आ रही है, कमियां निकल के आ रही हैं कि अधिकारियों के सामने जो पेश की जा रही हैं, कहीं ना कहीं उनका भी निस्तारण होना चाहिए, ये पब्लिक की मांगे हैं। ये बिल्कुल निस्तारण होना चाहिए और जो पब्लिक की मांग की जा रही है वो बिल्कुल कानून के तहत ही की जा रही हैं। जो हमारी विस्थापन नीति है, जो एक्ट है, वो सारी मांगे उसी के तहत की जा रही हैं और वो प्रशासन और इनको मैक्सिमम माननी ही पड़ेंगी। तो इन्होंने कहा अपनी जो मांगे थी, इनकी कुछ मांगे थी, इन्होंने एसडीएम साहब के समक्ष रखा और भी हमारे साथ में मौजूद है। आप कहाँ से हो? जहान उस्मान खां। आप किस लिए आए थे? देखने आए थे मीटिंग को या कुछ आपकी मांगे थी? हाँ, सर मांगे थी। क्या क्या थी? जैसे कि समाज में आए, समाज की बात भी बनी है, समाज से बात भी करी है और एक मांग बहुत जरूरी है हमारी। बताओ क्या बात है? वो मांग हमारी ये है कि जो 1-1.5 साल से आए हैं नए नए तत्व, इनको कुछ नहीं दिया जाए, जो दिया जाए पुराने इनको दिया जाए, पुराने को दिया जाए। बस, क्योंकि सरकारें भी लाभ और हमें भी लाभ। बिल्कुल। और यही मांग थी आज आपकी? और सरकार की बात सुनने को आए, हमें जमीन कहाँ मिल रही है, कितनी मिल रही है, कितनी सरकार दे रही है, हमको क्या क्या सुविधा। सरकार ने बताया कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगा? वो सरकार ने बता दिया कि इतनी इतनी मिलेगी। आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? जो बुला रहे हैं इसे जो बाहर वाले ने, तो वही नुकसान उठाएंगे उसका तो है। और ये टोल फ्री करे जाए किसानों की जमीन जो जा रही है। तो जैसे देखा कुछ मांगे हैं किसानों की, वही एसडीएम साहब के समक्ष अपने अपनी मांगों को दर्शा रहे, दिखा रहे हैं कि इस तरीके से जो मांगे हैं हमारी वो पूरी की जाए। धन्यवाद। कूल के इस पाक जमीन होने पर आप लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की थी, अपनी अपेक्षाएं व्यक्त की थी, उस चीज को मैंने खत्म कर दिया है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा मैंने ले लिया है। कूल के बाद केवल 13 हेक्टेयर लैंड है, बाकी हमारी 120 हेक्टेयर लैंड सर्विस रोड पे 2.5 किलोमीटर, प्रस्तावित 75 मीटर रोड से जुड़ी हुई और इधर प्रस्तावित 100 मीटर रोड से जुड़ी हुई है। अब आप एकदम सामने आ गए हैं कि इसमें कोई किसी तरह की आपको आक्षेप नहीं होना चाहिए। जो गुल के पीछे जमीनें आप वहाँ कब्रिस्तान बना सकते हैं, स्मशान बना सकते हैं और तमाम चीजें बना सकते हैं। आबादी से जितना भी दूर रहेगा वो हम लोगों के बेहतर रहेगा। आबादी आपके एकदम सामने रहेगी। 2.5 किलोमीटर हम सर्विस रोड ले लिए हैं। 275 मीटर की रोड प्रस्तावित है, क्योंकि आपका इलाका ट्रांसपोर्ट सिटी से जुड़ा हुआ है, तो 75 मीटर की रोड तुरंत बनने जा रही है। 4-6 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक जो भी लगे, मतलब जब विस्थापन स्थल पे आप स्थापन क्षेत्र में जाएंगे तो 75 मीटर की रोड भी तब तुम्हें बनकर तैयार मिलेगी आपको। तो इसलिए आपकी कनेक्टिविटी पूरी तरह से कनेक्ट हो गई है। आप ये अंडरपास, फरेदा अंडरपास से नीली वाली फरेदा बागर की रोड जा रही है, देख रहे हैं आप सामने। ये हमारा 75 मीटर का रोड भविष्य में जो प्रस्तावित है, जो 10 महीने, 8 महीने, 12 महीने जब भी बनेगा, ये आपका गुल है पूरा, यहाँ से लेके वहां तक। ये पूरी गुल से लेकर के यहाँ तक आपकी 120 हेक्टेयर लैंड है और ये 13 हेक्टेयर लैंड गुल के उस पार है, जो यहाँ पे जो इधर 150 मीटर चौड़ी है और इधर 75 मीटर चौड़ी है, जहाँ पे हम कब्रिस्तान, स्मशान जैसी चीजें, इस तरह की चीजें जिनका बहुत रोज रोज का लेना देना नहीं रहता है,
ईश्वर करे कभी लेना देना न रहे, लेकिन संभव नहीं, तो आजमाया हो तो जाएगा ही। कभी कभार हफ्ते 10 दिन 5 दिन में जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम उसका रखते में और ग्राम कुरैब के ही माजरा नगला जहानू के उपस्थित यहाँ सम्मानित बुजुर्गों, नौजवानों, युवाओं, माताएं, बहनें, मीडिया के हमारे सम्मानित साथी, हमारे इस कार्य में सहयोग देने के लिए आए हुए हमारे विभागीय साथी, इतने ध्यान पूर्वक आप लोगों ने पूरे मसौदे को सुना और बड़े ही विनम्रता पूर्वक और शालीनता के साथ, जैसी आपकी ख्याति है, आपके नागरिक भाव की ख्याति है, पूरे दिल में प्रशासन की निगाह में, शासन की निगाह में आज उसका हूबहू आपने परिचय दिया। अपनी बातों को तार्किक तरीके से, आदर पूर्वक तरीके से कैसे रखा जाता है किसी मंच पे, किसी प्लेटफॉर्म पे, उसकी आपने एक नजीर पेश की है, जिसका उदाहरण और कहीं देखने को जल्दी मिलता नहीं। मिलता तो है लेकिन इतना खूबसूरत उदाहरण नहीं मिलता। आप लोगों ने बड़े बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, लिखित रूप से भी दिए हैं, मौखिक माइक के माध्यम से भी कहे हैं, कुछ ऐसे बिंदुओं पे ध्यान आकर्षित किया है जहां हम लोग ध्यान आकर्षित नहीं कर पाए थे। निश्चित तौर पे उन बिंदुओं को फाइनल मसौदे में शामिल किया जाए। जैसे विधवा माताएं, बहनें, हम उनको पृथक परिवार मानते हैं कानूनन, उनको 5.5 लाख रुपए और आवंटन, भूखंड आवंटन की बराबर की सुविधा दी जाए। इस बात को लेकर के कोई भ्रांति न रहे। वो माताएं, बहनें, विधवा हैं जो परित्यक्ता हैं, तलाकशुदा हैं, उनको वही अधिकार प्रदान होंगे जो बालिग पुरुष या बालिग अविवाहित पुत्रियों को। उसको मैं लिखा हूँ, वकील साहब उसको विषयांतरित कर दीजिए। कुटुंब की परिभाषा में लिखा है तो ऑटोमेटिकली वो सेपरेट परिवार है, उसमें कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। धार्मिक स्थल के सापेक्ष आपने धार्मिक स्थल को स्थापन क्षेत्र में करने की बात कही थी। शायद आप लोगों ने ध्यान से मेरा ड्राफ्ट नहीं पढ़ा, मैं स्पष्ट कर देता हूं। आप लोगों के बीच का हूं, आप ही लोगों की पृष्ठभूमि का हूं। मुझे ये बखूबी मालूम है कि जनसंख्या का और धार्मिक स्थलों का जो अनुपात है, उसी अनुपात के सापेक्ष ही स्थापन क्षेत्र में वो सारी व्यवस्थाएं रहनी चाहिए। मैंने इसमें साफ साफ लिखा है, आप लोगों को पढ़ के सुना भी दे रहा हूं। विस्थापित होने वाले ग्रामों में प्रभावित परिवारों की सामाजिक संरचना के दृष्टिगत आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों और परेशानियों में वे निवासित हैं, उसी, ध्यान से सुनिएगा, उसी रूप में स्थापन क्षेत्र में विस्थापित किया जाए, जिससे उन्हें अपनी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एवं मान्यताओं, परंपराओं, विश्वासों, मूल्यों के साथ जीवन यापन करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। स्थापन क्षेत्र को सेक्टर रूप में विकसित करते समय उक्त तथ्यों और परिस्थितियों का विशेष ध्यान रखते हुए वर्णित आधारभूत और संरचनाओं आवश्यकताओं यथा सड़क, पानी, विद्युत आपूर्ति, सीवर, पार्क, सामुदायिक भवन, स्कूल, अस्पताल, खेल का मैदान, श्मशान, कब्रिस्तान, समाधि स्थल इत्यादि स्थापन क्षेत्र में उपलब्ध कराए जाएंगे। अगली लाइन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से। इसके साथ साथ विस्थापन क्षेत्र में उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होने वाली जनसंख्या एवं वहां स्थित उनके धार्मिक स्थलों के सापेक्ष स्थापन क्षेत्र में व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। वकील साहब जो कह रहे थे वो ऑलरेडी इसमें है, उन्होंने ध्यान अपना इसमें नहीं दिया था। तीसरी चीज जो वकील साहब ने ध्यान आकर्षित कराया, विशेषकर फलेदा कट को लेकर के। फलेदा कट की जैसी भौगोलिक स्थिति है, 2 जगह ध्यान आकर्षित कराया, वो तार्किक है, उसे मैं अपनी फाइनल मसौदे में सम्मिलित करूंगा। टैक्सी स्टैंड एक वहां रहना चाहिए। अभी 10 किलोमीटर दूर, 12 किलोमीटर दूर दोनों तरफ समस्याएं हैं। हम टैक्सी स्टैंड का प्रोविजन उसमें करेंगे, जिससे कि आप लोगों को लिंकेज बना रहे जेवर से भी और अन्य स्थानों से भी
और आप 25,000 की आबादी के बीच में रहेंगे। आप ही के समाज के बहुत लोग वहाँ पे ई रिक्शा, ऑटो या गाड़ी करके अपना कारोबार भी करते रहेंगे और गांव वालों को सुविधाएं भी देते रहेंगे। फैक्ट्री स्टैंड का प्रबंध करेंगे। वकील साहब का दूसरा विषय भी बहुत अच्छा था, तार्किक था। इतनी बड़ी आबादी के लिए अगर हम कूड़ा घर की व्यवस्था नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे दैनिक जीवन यापन में बहुत कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। कूड़े घर की भी व्यवस्था फलेदा करके हर पॉकेट के लिए किया जाएगा, पृथक पृथक। वकील साहब की कुछ बातें हिंसा शब्दों का प्रयोग करके, कृपा करके ऐसे शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक स्थानों पर न करें। इन गांवों का 50 साल 100 सालों का इतिहास ये बताता है कि सामाजिक समरसता समुदायों में जितनी रही है शायद अन्यत्र देखने को कमी मिलती है। यहाँ हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, आपसी भाईचारे के साथ सद्भाव के साथ रहते हैं। तो उस सद्भाव में ऐसा नहीं कि कोई एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। होता क्या है, समाज में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अनावश्यक कुछ ऐसी टीका टिप्पणियां करते हैं, उस पर चाह के भी हम नियंत्रण नहीं बना पाते। उससे निपटने का बेहतर तरीका है कि सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुरूप हम सबको पृथक पृथक से बता दें। प्रधान जी ने कहा कि हमारी पहचान नाम की न मिटे। आप जानते हैं कि स्थापन क्षेत्र में हम जिसको जहां बसाएंगे उसी ग्राम का नाम देंगे। कुरैब का पॉकेट, नगला जहानू का पॉकेट, रनहेरा का पॉकेट, नगला हुकुम सिंह का पॉकेट, नाम वही रहेंगे। कुछ विषय ऐसे थे कि उसको भी हम देखते हैं अभी प्लानिंग में अपने, कि हर पॉकेट का बाउंड्री वॉल बनाया जाए। हम प्रयास करेंगे पूरा कि हर पॉकेट की अलग अलग बाउंड्री वॉल है, जिससे हर पॉकेट हमारा सुरक्षित रहे, उनको किसी प्रकार की दैनिक जीवन में कठिनाई ना आवे। शिकायत केंद्र भी एक बहुमूल्य सुझाव था। इतनी बड़ी आबादी और इतने बड़े पॉकेट के बीच कोई ऐसा पॉइंट रहना चाहिए कि कोई भी एजेंसी आवे तो उस शिकायत केंद्र पे अपनी बात कह सके। दैनिक जीवन जब जीने लगता है आदमी तो तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उन समस्याओं की प्रकृति अलग अलग होती है। कभी बिजली की समस्या, कभी सीवर की समस्या, कभी लाइट की समस्या, कभी अन्य कोई समस्या। हर पॉकेट में एक शिकायत केंद्र की व्यवस्था करेंगे। उसके लिए हमको बहुत ज्यादा जमीन नहीं देनी पड़ेगी। एक कार्यालय नुमा खोलना पड़ेगा जहाँ 4 कुर्सियां, एक टेबल रहे, आदमी अपना उसको दर्ज करा सके एक रजिस्टर में, और उसके हिसाब से जैसी आवश्यकता हो उसको सूचित कर सके, जिससे उसको अटेंड किया जा सके और समस्या को दूर किया जा सके। आवंटन पत्र के बारे में हमारे विजय गौड़ जी ने कहा था, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम चरण के हमारे 3069 आवंटियों को आवंटन पत्र दिए गए और लगभग 1.5 वर्ष 2 वर्ष का व्यतीत होने के उपरांत वो उन्हें मालिकाना हक वाली अभी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। आपको जान के खुशी होगी और मुझे बताते हुए भी ये खुशी हो रही है कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन 3065 प्लाटों के जो रजिस्ट्रेशन फीस और स्टैंप शुल्क दोनों का आकलन कराया हूं। आकलन कराने के बाद 18 करोड़ 71 लाख का व्यय होगा। कानून में ये व्यवस्था है कि स्थापन क्षेत्र में जब भी हम आपको मालिकाना हक देंगे तो उसके फीस और उसके स्टाम्प शुल्क पे आने वाले व्यय का भार अपेक्षक निकाय, अर्थात जो भी अपेक्षक निकाय हो, आपका अपेक्षक निकाय नागरिक उड्डयन है, नागरिक उड्डयन विभाग वहन करेगा। 18 करोड़ 71 लाख की मैंने डिमांड भेज दिया है। उस डिमांड के बारे में शासन से धनराशि आने के बाद या इस धनराशि को निःशुल्क की घोषणा करने के बाद जैसी भी स्थिति विद्यमान होगी, प्रथम चरण के लोगों के रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई, रजिस्ट्री की कार्रवाई प्लाटों की प्रारंभ कर दी है। पहली वाली चूक दूसरे वाले में ना हो, इसलिए स्थापन क्षेत्र में आवंटन पत्र जारी करने के साथ साथ, चूंकि आप जानते हैं कि इसमें कोई गणना करने में घंटों का काम नहीं होता। जितने परिवार निकले उतनी फीस का गुणा करना है और जितने वर्ग मीटर के प्लाट निकले उसमें सर्किल दर का गुणा करना है, वही भार है। इस बार हम साथ दोनों काम करेंगे। जो आवंटन का कार्य पूरा होगा तुरंत उसमें जो भी भार आ रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए और फीस के लिए,
एक साथ हम डिमांड भेज करके मालिकाना हक देने में इतना विलंब नहीं होगा जितना आपका प्रथम चरण में हुआ है। हम आवंटन पत्र और भौतिक कब्जा देने के 2 माह के अंदर से रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई भी प्रारंभ करेंगे। इसको आप लोग कुछ चीजें अनुभव से भी प्राप्त होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों के सहयोग से नए कानून का प्रथम चरण का अधिग्रहण पूरे देश का पहला अधिग्रहण था। कुछ चीजें हम लोगों ने किया, कुछ कमियां दिखाई दी, उन कमियों को इसमें शामिल भी किया है। 4-5 जो भी शामिल किया है, तो आवंटन पत्र वाली महिलाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर हम अभी विचार करेंगे। इस पर क्या हम आपके महिला माताओं बहनों के लिए और क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। प्रधान जी ने और हमारे तमाम साथियों ने कुछ रोजगार के सवाल किए थे। रोजगार के लेकर के सवाल करने पे हमने 2 क्लास इसमें जोड़ा है। इसलिए जोड़ा है कि जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड कंपनी है, जो पूरे इस एयरपोर्ट का संचालन करती है, अब करेगी आने वाले दिनों में, उसके लिए मैंने लिखा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड कंपनी द्वारा यह प्रबंध सुनिश्चित किया जाए कि यदि किसी कंपनी को भूमि आवंटन जिस प्रभावित भूस्वामी की भूमि पर किया जाता है, तो उसे उस प्रभावित भूस्वामी के परिवार के एक सदस्य को योग्यता अनुसार यथासंभव नौकरी देने की व्यवस्था की जाए। और इस हेतु कंपनी के आवंटन पत्र अर्थात MOU जिसे कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में उल्लेख किया जाए, जिससे प्रभावित भूस्वामियों को परिवार को रोजगार का लाभ दिया जाए। ये हमने कानून में प्रावधान कर दिया है आप लोगों के लिए, और ये काफी जाती है। जब इस पर महामहिम राज्यपाल का हस्ताक्षर होगा तो अपने आप में ये कानून बन जाएगी, और ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड कंपनी को भी प्रेषित की जाएगी। इसमें क्या क्या प्रभावित परिवारों के लिए प्रबंध किए गए हैं और किन किन अंशों को उनके द्वारा कार्रवाई होनी है, किन किन अंशों में प्रशासन के द्वारा कार्रवाई होनी है, सबके पृथक अध्याय होगा। सब अपने पृथक अध्यायों से अपने दायित्वों का जो इसमें निर्धारित किए जाएंगे निर्वहन करने का काम करेंगे। मेरी कुछ शंकाएं हैं। हमारी ज़्यादातर जो मांगे हैं वो हमारे गांव के लोगों के द्वारा रख दी गई, कुछ लिखित में दे दी गई, कुछ नहीं। लेकिन मेरी प्रशासक महोदय से कुछ शंकाएं हैं जिनका मैं निवारण चाह रहा हूँ। उसमें सबसे पहले जो भी योजना साहब ने बताई है, उसमें जो मेरी माताएं हैं उनके लिए कोई भी योजना नहीं बताई कि जो हमारी माताएं हैं, बुजुर्ग माताएं हैं, उनके लिए जो परिवार के जो सदस्य के रूप में मानी तो नहीं है, लेकिन उनके लिए कोई प्रथम योजना नहीं। एक तो वो, दूसरा ये है सर, जो आप ये कह रहे हैं कि 3000 रुपये 1 वर्ष तक आप देंगे, वो कुटुंब को दिए गए हैं। उसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो 3000 रुपये केवल परिवार के मुखिया को मिलेगा या उसके जो वयस्क सदस्य उनको भी मिलेगा? इसका भी थोड़ा सा मैं स्पष्टीकरण चाहूँगा। और तीसरा ये है सर कि वहाँ जो विस्थापन की जगह पे जो हमें आवंटन पत्र मिलेगा हमारी भूमियों का, यहाँ तो चूंकि खतौनी पे हमारे नाम है, हमें पूरा मालिकाना हक, हम उस पर कहीं लोन भी ले सकते हैं, कुछ गिरवी रख के उससे पैसे भी डाल सकते हैं। लेकिन वहाँ जो आवंटन पत्र हमें मिलेगा उसके आधार पर हमें क्या क्या अधिकार हम आवंटन पत्र पे होंगे? क्या उससे हम लोन ले सकेंगे, किसी को उसे आगे विक्रय कर सकेंगे, या तो ये कुछ चीज़ें रह गई हैं, उस पर मैं आगे तो मैं चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए भी कुछ होना चाहिए और छोटे छोटे बच्चों के लिए भी कुछ होना चाहिए। जो भी कुछ मिल रहा है आदमियों के लिए तो मिल रहा है, औरतों के लिए तो कुछ भी सुनवाई नहीं है। औरतों के लिए भी तो कुछ दिया जाए। मेरा नाम सविता है और हस्बैंड का नाम पन्ना लाल है। मेरा नाम गंजेश है किशन। मेरी बात सुनो, हम आपने हर जगह मानता में शामिल करे, राशन कार्ड में करे, और आगे जब सरकार को काम पड़े तो जनानी के लिए मानता बराबर बताई जाए, हक बराबर है। लेकिन आज जब सरकार सबे हक दे रही है तो हमारे लिए क्या कर रही है?
कुछ है कहीं भी बताओ, राशन कार्ड में ही हमारा बात ऊंची कर देंगे। ये मुखिया है, लेकिन आज मुखिया बनाएगा हमें सरकार करती ना, क्यों नहीं करे हम? हमें कुछ चाहिए ना, हमारे बालक हमें नहीं रखे तो क्या हमें आश्रम जाना पड़ेगा? बहुत बढ़िया सर बोलो और हमें नोट करके दो और हमारा पत्र लो। सबसे पहले तो सभी प्रशासनिक अधिकारियों का इस ग्राम में हार्दिक अभिनंदन है। आपसे एक मेरा छोटा सा प्रश्न, ज्यादा नहीं है। दोनों गांव बस्तियों में, गांवपुरे में भी और नगला जहानों में भी, आपके इस प्रोग्राम में राष्ट्रीय विकास में पूरा सहयोग दिया है, तो क्या आपका ये दायित्व नहीं बनता कि गांव के किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन ना हो? मैं इतना पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए कहाँ आपका सहयोग नहीं दिया? बस इतना महोदय बताइए। महोदय, गांव में कम से कम 5000 लोग बाहर ही आ गए और आपकी नजर में सब बात, और प्रशासन चाहे तो एक ईंट लगाने देगा। एक तरफ योगी जी जो बुलडोजर चलवा रहे हैं और एक तरफ भारत प्रशासन जो भवन बनाता है, उनको जो आज भवन बन रहा, मकान नंबर दिए जा रहे। महोदय, हमारे जो मुआवजे को जो मिलने वाला उसको क्यों जो बांटा जा रहा है? बस मेरी ये विनती है। तो खलील अहमद, सभी ग्रामवासियों में सम्मानित अधिकारियों को मैं सम्मान करता हूं। सर, मेरी एक समस्या बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि किसी लेडीज के पति डेथ हो जाती है और वो अपना दूसरे की शादी कर लेती है, उनके बच्चे छोटे हैं, ऐसी अवस्था में ना तो उनके दादी है ना दादा है, मकान उनका बना हुआ है, उसके बारे में क्या सोचा है? तो उसे भी शामिल करा जाए। भाई उन्होंने दूसरा कर लिया, उनकी डेथ हो गई, उनके पति के बच्चे छोटे छोटे हैं, काहे की 5 वर्ष से 10 साल है, दादा है ना दादी है, उनके खाली मकान है उनका। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया वकील साहब। अब सर, सभी चीज विस्तारित हो रही है। हमारे पीपल के पेड़ है, ये हमारी मंदिर मानते हैं हमने, तो सर इस परियोजना में उनका आनंद होना चाहिए, कम से भी कम काटे जाए। और कुछ हमें बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, जैसे नील गाय हैं, जैसे हिरण है, तो सर वो भी प्रभावित होंगे, तो सर उसे भी वन संबंधी अधिकारी को पेश किया जाए और उनका भी सम्मान पूर्वक विस्थापन किया जाए। बहुत बढ़िया। बात तो सभी ने कर दी है। बाकी अगर आप हमारी इन बातों पे 5-6-15 पे या जो भी 150 मिनट के उस पे 100 मिनट पे आप अगर सुनवाई नहीं करेंगे तो हमारे बेटियों के साथ मजबूर नहीं, आपकी सुनाई करेंगे। क्षेत्र के बच्चे को आज तक कोई नौकरी नहीं दी, जबकि कहते हैं कि आपको रोजगार मिलेगा। इन्वेस्टर आ रहे हैं, इन्वेस्ट हो रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है। सर एयरपोर्ट में है तो चलो प्राइवेट ठेका है, उसकी नहीं कह रहे हम अभी, लेकिन जो कंपनियां हैं उनमें कम से कम 40% लोकल के को आरक्षण तो किया जाए। सर ये भी हमारी इसमें मांग रखे कि भाई लोकल के जो प्रभावित गांव है और भी गांव है, इनके 40% भी वो है, और हमारे डोगरा के बीच में अब नहीं खुल गई है, एक बच्चा नहीं दिया उसने, तो सर उसकी भी व्यवस्था करी जाए। और बाकी किसी को रखना हो तो और बताओ। लेकिन कंपनी में जो मजदूरी है सर्किल रेट बढ़ी नहीं रही, मतलब जो मजदूरी की जो दर है वो तो गवर्नमेंट बढ़ाई नहीं रही। आज भी 9000 रुपए है। अब आम जो मजदूरी चल रही है गांव में वो चल रही है मतलब 500 रुपए पर डे के हिसाब से 15,000 रुपए महीने हो गए, और कंपनियों में दे रहे हैं वो 9,000 12 घंटे का काम है 9,000 रुपए। तो जबकि दिल्ली में 18,000 रुपए हम लोग एनसीआर में आ रहे हैं, सारा कुछ हमारे लिए एनसीआर का लागू है, एनसीआर के नियम हमारे ऊपर लागू है, फिर मजदूरी हमें एनसीआर के बराबर तो नहीं है।
मतलब कंपनियों में 40% रोजगार तो आप दे दोगे, लेकिन 9,000 रुपए का रोजगार कैसे करेगा आदमी? तो उनमें जो हमें रोजगार दिया जाए कम से कम जो है 16,000 रुपए महीने हो, 8 घंटे की ड्यूटी हो, छुट्टी छाटी हो, और ये ठेकेदारी प्रथा इनमें खत्म की जाए कंपनियों में। तो ठेकेदार के अंडर में तो मुनाफा खा जाता है ठेकेदार। हमारी जो मेहनत करेंगे करके हम लोग मजदूर करते हैं, ठेकेदार खा जाता है मुनाफा। तो कंपनियों में ठेकेदारी प्रथा खत्म हो, मजदूरी मिनिमम 16,000 रुपए हो, 8 घंटा की, छुट्टी छाटी सब कुछ मिले, और जो है 40% हमारे, जो अभी हम सब मजदूर हैं, हमारे पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। ये जो पैसा जो मिलेगा गवर्नमेंट से हमें, अगर मतलब इससे हम दूरदराज में जमीन खरीदेंगे, वहाँ हम कृषि नहीं कर पाएंगे। पशुपालन भी यहाँ करने के लिए अगर आप पशुपालन देंगे भी बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल है। क्यों? ना चारे की व्यवस्था हो पाएगी, ना गोबर का विस्थापन हो पाएगा। कहने की आप कोशिश भी करेंगे तब भी नहीं हो पाएगा। तो कम से कम हमें मजदूरी की ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि हमें कम से कम जो है हमारे बच्चे जीवन यापन कर सकें। आज तो किसी के पास 2 बीघे भी जमीन है, वो एक भैंस रख रहा है, तो खाने के लिए उसमें अन्न हो रहे हैं, अन्न पैदा हो जाता है, भैंस का कुछ दूध बेच देता है, कुछ पी लेता है, अपना गुजारा हो जाता है। तो 100 रुपए किलो तो दूध खरीदना पड़ेगा, मजदूरी मिलेगी नहीं। 9,000 रुपए में कैसे जाएगा? 9,000 रुपए में क्या कर पाएगा आदमी? तो मजदूरी की तरफ हमें जो है विस्थापन से पहले तुरंत मतलब जल्दी से जल्दी जितना जैसे हमारे गांव का मुआवजा पड़ना शुरू हो, उसके साथ साथ ही हमारे गांव में कंपनियों के कैंप लगवा के नौजवानों की भर्ती की जाए, जो नौकरी लेना चाहे वो अपना नौकरी करे, ताकि जो इस तरफ हमारा रोजगार छूटे और दूसरी तरफ हमें रोजगार मिल जाए। हमारी ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि हमें भीख की जरूरत नहीं है, हमें रोजगार चाहिए। हमें कुछ भी मुफ्त में नहीं चाहिए, रोजगार दो, हम मेहनत करेंगे, मेहनत करके कमा के खाएंगे। अब आज किसान है, किसान को अन्नदाता कहा गया, अपना भी भरण पोषण करता है, पूरे विश्व का भरण पोषण किसान ही करता है। तो किसान से हम मजदूर बन रहे हैं, तो मजदूरी का बंदोबस्त हमारे लिए जरूर किया जाए। मजदूरी मिनिमम जो है अनस्किल्ड की कम से कम 16,000 रुपए हो, जबकि एनसीआर में दिल्ली में ज्यादा है, नहीं 18-19 हजार के करीब अनस्किल्ड का है। की राशि तय करी गई है, चाहे वो परिवहन की हो, चाहे मकान की हो। तो मेरा जनाब से उसमें भी अनुरोध है कि एक जैसे मैंने समाधि का मुद्दा उठाया था उसे और अपने देखभाल महोदय से देख के उसे नोट। धन्यवाद।